अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। गुज़श्ता कई हफ्तों से नाज़रीन जारहाना सियासत के बाद बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के कैंप में जोश से ज्यादा होश से सियासत करने का बयानिया बनता दिख रहा है हमें। शायद अपनी गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र तकरीबन एक माह तक पेशावर में मुकीम रहने के बाद गुज़श्ता रोज खान साहब बनीगाला पहुंचे और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली के लिए पार्टी की आला तरीन क़यादत के साथ सर जोड़ बैठे हैं। हौसला बख्श खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने मुस्तकबिल करीब में अवामी ताकत की बजाय सियासी हरबों की ताकत आजमाने का भी फैसला किया है, जिसमें सबसे अहम पेशरफ जुलाई में पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में पूरी कुव्वत के साथ जाने की है। दूसरी जानिब बज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी सियासत का दरवाजा भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया। आज से उनकी जमात के अरकान को स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इस्तीफों के तस्दीक के लिए तलब किया था, लेकिन पार्टी की हिदायत के पेश नज़र एक भी रुकने असम्बली स्पीकर के रूबरू पेश नहीं हुआ। PTI की बकौल उनके तमाम अरकान पहले ही साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को अपने इस्तीफे दे चुके हैं, वो मंजूर भी कर चुके हैं और मौजूदा स्पीकर का अब इस्तीफों की तस्दीक का ये अमल जो है ये बदनीयती पर मबनी है। दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ के अरकान मुस्तफ़ी होने के मौके पर जो है बज़िद है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक अभी भी बहुत से साबिक वज़रा मिनिस्टर इनक्लेव के घरों में रिहाइश पजीर हैं, तनख्वाहों और मराहत में भी वो वसूल कर रहे हैं। साथ ही मुल्क के सियासी मंजरनामे पर अब भी बैकडोर राब्तों पर यकीन दहानी और जल्द इलेक्शन की बातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शेख रशीद के बकौल हुकूमत को बजट तक की बचत दी जा रही है, जबकि इलेक्शन इसी साल होने। तैयारी करें, सामान पैक करें, आपने घर जाना है और इलेक्शन होना है। इसी साल में हर सूरत में इलेक्शन देख रहा हूँ और इस हुकूमत ने जाना ही जाना है। क्या PTI की जानिब से गर्मी की बजाय नरमी का तासुर किसी यकीन दहानी का नतीजा है, या PTI ने एक कदम पीछे हटकर दो कदम आगे आने की पॉलिसी अपनानी अब शुरू कर दी है? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया साबिक वफाकी वजीर PTI के सीनियर रहनुमा गुलाम सरवर खान साहब, बहुत शुक्रिया। अब ये बताइएगा आगे आपकी हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि लॉन्ग मार्च जैसे ही नाकाम हुआ और वो उस वजह से हुआ कि खान साहब ने कहा था मैं आऊंगा बैठूंगा तब तक नहीं उठूंगा जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जाते हुए उन्होंने ये कहा कि 6 दिनों में वो अपने अलग जो अगली हिकमत अमली है, अगला लॉन्ग मार्च है, उसका ऐलान करेंगे। वो भी कुछ नहीं हुआ। क्या स्ट्रेटेजी क्या है इस वक्त तहरीक इंसाफ? देखिए जी, जहाँ तक 25 मई का ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा स्टेट टेररिज्म की गई, लोगों के घरों पे छापे मारे गए, बेशुमार गिरफ्तारियां की गई, बेशुमार लोगों के ख़िलाफ़ FIRs दी गई, पूरे मुल्क में को ब्लॉक कर दिया गया, कंटेनर्स लगा दिए गए, स्टेट टेररिज्म हुई, आंसू गैस और लाठी चार्ज हुआ, तो बेगुनाह लोगों को पाबंद सलासल किया गया। और फिर उस दिन ख़तरा भी था किसी मिसहैप का, तो खान साहब पहुंच गए थे, डी चौक के करीब पहुंच गए थे, डी चौक और सेंटोरस के दरमियान पहुंच के तो उन्होंने डिस्पर्समेंट का ऐलान किया और 6 दिन के बाद कहा कि मैं नई कॉल दूंगा। उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग हुई, तो कमेटी की मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि अभी फौरी तौर पे नई कॉल देने की ज़रूरत नहीं है, अभी बजट भी आना है। अभी इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ाई, गैस की कीमतें बढ़ाई, बिजली की कीमतें बढ़ाई, लोग इनसे पहले से ज़्यादा तंग हैं और बजट के बाद मज़ीद तंग होंगे, तो बजट को हमें देख लेना चाहिए और उसके बाद हमें अपनी अगला लाए अमल और नई स्ट्रेटजी पे तवज्जो देनी चाहिए। तो अभी सो फार डिसीजन नहीं है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इंशाअल्लाह ताला हमने एक बार फिर निकलना है, भरपूर तरीके से निकलना है, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से निकलना है और इंशाअल्लाह ताला फिर वो हमारा निकलना होगा, इस हुकूमत का ख़ात्मे का दिन होगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारी तो बड़ी सिंपल डिमांड है, जो कि PDM की अपनी डिमांड थी, जिस पे PDM ने अपने 4 लॉन्ग मार्चेस किए, 2 JUI ने किया, एक पीपल्स पार्टी ने किया, एक PMLN ने किया, और उनकी डिमांड भी अर्ली इलेक्शन थे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे। तो हमारी भी डिमांड वही है कि जो कल PDM की जमात थी कि अर्ली इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन और जितना हो सके जल्द अज जल्द इलेक्शन, ताकि इस नाअहल और इम्पोर्टेड और क्रिमिनल गवर्नमेंट से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल किया। लेकिन वो सिर्फ सड़कों पर रहकर तो नहीं होगा ना। ये मशवरा इमरान खान साहब को किसने दिया कि असम्बलियों से इस्तीफे दे दें? देखिए, आप तो खुद 1980 की दहाई से पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं,
जो है हुकूमत वक्त को चैलेंज आप पार्लियामान में रहते हुए कर सकते हैं, वो कहीं और से आप नहीं कर सकते। और इसमें हमारी खबर यह है कि ऐसे लोग जो अपनी नशिस्तें जिनकी नहीं है, जीत भी नहीं सकते या गैर मुंतखब हैं, वो खान साहब को ये एडवाइस दे रहे हैं कि जी आप जो है वो मुकम्मल असम्बली छोड़कर बाहर आ जाएं। ये तो आप लोगों ने तो मुकम्मल वॉक ओवर दे दिया है हुकूमत को। लेकिन जी 2 फोरम्स पे ये बात हुई, डिस्कशन हुई और वहाँ दोनों फोरम्स की मंजूरी हुई। पहला फोरम तो था हमारी कोर कमेटी में ओपन डिस्कशन हुई, फॉर एंड अगेंस्ट लोगों के व्यूज़ थे, लेकिन फ़ैसला ये था कि हमने इस्तीफ़े देने हैं और वो फ़ैसला तस्लीम किया गया और फ़ैसला छोड़ा गया पार्लिमानी पार्टी पे। फिर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें भी सारी चीज़ें खुल के डिस्कस हुई, तो पार्लिमानी पार्टी को भी एतमाद में लेने के बाद ये फ़ैसला हुआ कि हमने इन असम्बलियों का हिस्सा नहीं बनना, इस क्रिमिनल और इम्पोर्टेड हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना, बल्कि उन्हें हमने अपोज़ करना है, सड़कों पे अपोज़ करना है, चौकों में और चौराहों में अपोज़ करना है और उनसे जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करने के लिए हम लॉन्ग मार्च भी करना है और हमें धरने भी देने हैं और हम असम्बली में उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात हासिल लेकिन क्या आप समझते हैं कि पीटीआई ने जो इस्तीफे दिए हैं वो वापस लेकर फ्लोर ऑफ द हाउस पे आया जाए, बजट पर भी एहतजाज किया जाए, नए इंतखाबात का आपका मुतालबा है, तो आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर करें तो वो ज्यादा पुरअसर होगा? आदिल, कल भी कोर कमेटी का इजलास था और भरपूर पार्टिसिपेशन भी थी और खुल के लोगों ने इस इशू पे बात भी की और फ़ैसला ये हुआ कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं, हमने दोबारा असम्बली में नहीं जाना, इस असम्बली में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो ये एक इज्तिमाई फ़ैसला है, एक वाज़ेह अक्सरियत से फ़ैसला है और पार्टी लीडरशिप का फ़ैसला है और इसी के लिए हमारा अब तो सब कुछ जो हमारी हिकमत अमली है वो यही है कि इस नाअहल, इस इम्पोर्टेड और इस क्रिमिनल हुकूमत से जल्द अज जल्द निजात हासिल करने के लिए हो सकता है हम मज़ीद भी इस्तीफ़े दें, हम पंजाब असम्बली से भी इस्तीफ़े दे दें, सिंध और बलोचिस्तान असम्बली से भी इस्तीफ़े दे दें, लेकिन हम इन्हें चलने नहीं देंगे और जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने पे इन्हें ज़रूर हम पाबंद करेंगे। आज चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ का उनकी स्टेटमेंट सामने आई, कौमी असम्बली में करारदाद पेश हुई। खान साहब जो बयानात दे रहे हैं, खुसूसन ये कहना कि जी अगर ये लोग रहे तो मईशत तबाह हो जाएगी, फौज खुदा न खास्ता तबाह हो जाएगी, मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, हमारे एटमी असासे हमसे छिने जाएंगे, क्यों खान साहब ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे ना सिर्फ उनको सियासी नुकसान पहुंच रहा है बल्कि मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है? अल्लाह ना करे जी ऐसा हो, लेकिन एक खदशे का इज़हार किया गया है कि जिस डगर पे ये हुकूमत चल रही है, जिन कंडीशंस पे इस हुकूमत को इक़्तिदार में लाया गया है, जिस बुरे तरीके से पाकिस्तान इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार हुआ है, जिस बुरे तरीके से और जल्दी से हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो अल्लाह ना करे अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो साजिशें तो हमारे ख़िलाफ़ हिंदुस्तान का कर रहा है, बैरूनी ताकतों की उसे आशीर्वाद भी हासिल है, वो पाकिस्तान को 2 लाख तो पहले भी उन्होंने किया और अब मज़ीद भी उसके हिस्से करना चाहते हैं। इसीलिए बलूचिस्तान के अंदर लॉलेसनेस, इसी के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लॉलेसनेस, तो ये सारी चीज़ों के खदशात तो मौजूद हैं और फिर टारगेट भी हमारी अफवाज पाकिस्तान है और फिर टारगेट हमारा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। तो उन्होंने खदशे का इज़हार किया कि फिर उन्होंने एक रेफरेंस दे के भी बात की कि रशिया जब इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार हुआ तो फिर उसके बाद रशिया टूटा भी और ये सारी चीज़ें हुई। तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान के भी ऐसे हालात हों, तो इन हालात से बचने के लिए मौजूदा हुकूमत से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करना। सरवर खान साहब, कुछ अरसे पहले आपका सियासी मुखालिफिन पर खुदकुश हमले करने वाला बयान सामने आया। आज कराची से भी आपकी जमात के एक साबिक MNA ने उसी तरह बयान दिया कि जी वो तो हमले करने के लिए, खुदकुश हमले करने के लिए तैयार हैं अगर खान साहब को कुछ भी हुआ। ये क्या रुझान जो है PTI में परवान चढ़ रहा है? क्योंकि हुकूमत पर कब्जा करना, इक्तदार में आने के लिए तो तालिबान खुदकुश हमले करते रहे हैं, ये PTI किस जानिब जा रही है? मेरे ख्याल में इस वक्त तो पूरी कौम जो है वो तो सोच रही है इस पे कि इनसे निजात हासिल कैसे की जाए, इस गवर्नमेंट से निजात हासिल कैसे की जाए, अपने बच्चों को भूख और प्यास से मरने से कैसे बचाया जाए, पूरी कौम की ये सोच है। तो ये एक
बात से बात निकलती है और कह दिया जाता है कि खुदकुश हमला। मैंने खुद भी ये बात की कि एक जज्बात थे कि इतने बुरे ये लोग हैं, इतने जालिम ये लोग हैं, और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि मेरे मुल्क के लिए, मेरे बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए इनका रहना तो वे मिसाल के तौर पे कि अगर ख़ुदकशी आराम ना हो तो हम खुदकुश बम्बार भी बनना चाहते हैं। सियासत में खुदकुशी और ख़ुदकुश बम्बार बनना कोई मुनासिब बात नहीं है, लेकिन फ़र्त जज्बात में आके बंदा कह भी देता है। चले, इस वक्त पीटीआई के काफ़ी सारे लोग सरवर खान साहब 30 से 35 MNAs ऐसे हैं जो मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहते। उनका नुक्ता नज़र ये है कि वान के अंदर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि उनका नुक्ता नज़र जो है वो भारी है और उनको सुनना चाहिए? खान साहब ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। खान साहब ने कहा कि ये फ़ैसला कोर कमेटी का है, ये फ़ैसला पार्लिमानी पार्टी का है, तो हमने इस्तीफ़े देने हैं, और सब लोगों ने अपनी मन मर्ज़ी से इस्तीफ़े दिए हैं, दस्तखत किए हैं, किसी से ज़बरदस्ती नहीं की गई। फ़ैसला हुआ कि हमने एक बार इस्तीफ़े दे दिए हैं, अब बार बार अगर असम्बली में हमें बुलाया जाएगा, नाम पुकारा जाएगा, तो असम्बली की किसी प्रोसीडिंग में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना, स्पीकर के बुलावे पे हमें नहीं जाना। हम इस्तीफ़े दे चुके हैं, ये हमारा एक तो खान साहब अगर हतमी तौर पर इस्तीफ़े वो दे चुके हैं तो फिर वो पार्लियामेंट लाजिज में बहुत सारे लोग क्यों रह रहे हैं? उन्हें वो छोड़ देना चाहिए। उसूली तौर पर जो उनकी तनख्वाहें हैं वो भी उन्हें नहीं लेनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। ये सब कुछ वो क्यों कर रहे हैं फिर? यकीनन जी, मैंने तो अपने बैंक में जाके कहा कि अगर मेरे को सैलरी का स्लिप आती है तो उसे बिल्कुल रिफ़ंड करें, उसे वापस करें, और मैंने कोई सैलरी विड्रॉ नहीं की। तो असूलन हमें ना कुछ नहीं चाहिए, ना कोई और इस तरह का पार्क एंड प्रिविलेज। अच्छा, क्या तरीके इंसाफ ये फैसला कर सकती है कि जी हमारी शायद स्ट्रैटेजी गलत थी, असम्बलियों में अब हमें इस्तीफे वापस लेकर वापस आ जाना चाहिए? आप इसको सपोर्ट करेंगे अगर ये फैसला हो जाए तो? मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। कल भी इस पे बात हुई है और खान साहब ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि हम इन असम्बलियों में नहीं जाएंगे, हम इन असम्बलियों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये एक वाज़ेह फ़ैसला है, लेकिन अगर कोई फ़ैसला दोबारा किसी कोर कमेटी, किसी IS फोरम पे डिस्कस होता है, फिर लोगों की जो भी उधर राय होगी उसका एहतराम करते हुए फैसला करें। गुलाम सरवर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। महंगाई कम हो जाएगी, माली बहरान से निकल आएंगे, लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा, ये हैं वो नए दावे और वादे जो नई हुकूमत की जानिब से हर नए दिन सामने आ रहे हैं। ये बात भी हकीकत है कि नई हुकूमत को आते ही एक के बाद एक बहरान और चैलेंज का सामना करना पड़ा, जिसका मुकाबला करने के लिए हुकूमत को खुद भी कड़वी गोलियां निगलनी पड़ रही हैं और आवाम को भी इस इम्तिहान से गुजारना पड़ रहा है। अभी पेट्रोलियम मसनूआत में नाकाबिल यकीन इजाफे पर हुकूमत अवामी अताब का शिकार थी कि हालिया दिनों में नाकाबिल बर्दाश्त लोड शेडिंग ने हुकूमत के खिलाफ अवामी जो रद्द-ए-अमल है उसे मजीद बढ़ा दिया। गो कि हुकूमत इस लोड शेडिंग की असल वजह माजी की हुकूमतों की नाअहली और नालायकी करार दे रही है, जिनके बकौल इदारी में ताखीर के बायस पावर प्लांट्स की बंदिश ने लोड शेडिंग का अजाब नाजिल किया। लेकिन आज ही हुकूमत ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि कल से लोड शेडिंग में बतदरीज कमी आना शुरू हो जाएगी। आज जो हमने फैसले किए हैं लोड शेडिंग को इंशाल्लाह कल से कम करके 3.5 घंटे पर ले आएंगे। अगले मरहले में कोयला बाहर से आ जाएगा। ये लोड शेडिंग इंशाल्लाह 16 जून से 3 घंटे से इंशाल्लाह कम हो जाएगी और उसके अगले मरहले में 30 जून से जो लोड शेडिंग है वो इंशाल्लाह 2 घंटे से भी 1.5 घंटे के लगभग इंशाल्लाह होगी, जो हम ऐसे औकात में करेंगे कि उस पर कम से कम बोझ अवाम पर पड़े। अब पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए हुकूमत एक किफायतशारी प्रोग्राम पर भी काम कर रही है, जिसका अंदिया आज वजीर दिफा की ट्वीट से भी हुआ, जिनके बकौल मुल्क में हफ्ता इतवार पूरी तातील और जुम्मे के रोज आधा दिन यानी हफ्ते में 4.5 दिन काम होगा। काम के दिनों में 1 घंटा दफातर का दौरानिया बढ़ाया जाए। इस अमल से सड़कों पर ट्रैफिक कम होगी, तेल और बिजली दोनों की बचत होगी और यूं किफायतशारी का कल्चर को फरोग मिलेगा। आज की एक और खबर यह है कि वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने यह कहा है कि उन्होंने माली बहरान से जो है वो निकल चुके हैं, वो नवीद सुना रहे हैं। ट्विटर पर अपने पैगाम में मिफ्ताह इस्माइल ने यह कहा कि वजीर आज़म जल्द किफायतशारी के इक़दाम का ऐलान करेंगे। मालियाती इमरजेंसी का कोई ऐलान नहीं किया जाएगा। मुल्क में कोई इमरजेंसी नहीं। पेट्रोल की कीमतों में दोबारा इजाफे से माली बहरान से अब निकल चुके हैं। हुकूमत के ये वादे कितने इफ़ा होंगे इसका तयन तो आने वाले दिनों में होगा, लेकिन हौसला बख्श अमर यह है कि हुकूमत इन बहरानों से निमटने का
हौसला ज़रूर दिखा रही है। ये भी बिल्कुल वाज़ेह है कि इस हौसले की हुकूमत को सियासी कीमत भी चुकाना पड़ सकती है। ताहम मुल्क को वापस पटरी पर मईशत को डालने के लिए इन मुश्किल फैसलों के सिवा कोई चारा भी नहीं है। हुकूमत को दरपेश माशी चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किए मारूफ कॉलमिस्ट और माशी उमूर के माहिर खुरम। उसने खुरम साहब ये बताइएगा कि ऑप्टिक्स तो हुकूमत दिखा रही है कि जी सब्सिडी ख़त्म तकरीबन हो गई है 60 रुपए पेट्रोल डीजल पर, और IMF के साथ हम दोबारा प्रोग्राम में जा सकते हैं। कल जो मियां मंशा और मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जी एक और मुल्क ने भी हमें कर्ज पर तेल का कहा है, कुछ कैश डिपॉजिट्स भी, शायद वो कतर की जानिब इशारा कर रहे थे। चाइनीज़ और सऊदीज़ की जानिब से भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि मार्केट में हमें थोड़ी सी यकीनी की सूरत हाल नजर आती, लेकिन रुपए पर उसका वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा जो कि हुकूमत अब कह रही है माली बुहरान से तकरीबन निकलने की जानिब गामजन है। रुपए क्यों दोबारा से जो है वो वीक होता देख रहे हैं हम डॉलर के अगेंस्ट? देखिए आदिल, रुपए की कदर तो बेसिकली मैं नॉर्मली एक्सचेंज रेट के ऊपर किस किस्म की कोई फ्यूचर प्रेडिक्शंस या प्रोजेक्शंस तो नहीं करता, लेकिन अभी फिलहाल तकरीबन सारा कंसेंसस ये है कि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स ही है। तो जो अभी 202 रुपए से लेके 198 या 197 रुपए के दरमियान जो आया था वो टेम्पररी एक शॉर्ट टर्म चीज़ थी, लेकिन ये वापस जाएगी ऊपर, नंबर 1। लेकिन नंबर 2 दूसरी बात यह है कि मार्केट्स जो हैं वो स्टेटमेंट्स के ऊपर इतना नहीं चलती, वो एक्शंस और रिजल्ट्स के ऊपर ज़्यादा नज़र रख के फिर वहाँ पे फैसले किए जाते हैं। तो आज जो मिफ्ता साहब का जो है बयान के हम फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल आए हैं, ये फिलहाल सिर्फ एक बयान है। हकीकत ये है कि जब पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस से तब कह सकते हैं कि निकल आए जब ये IMF प्रोग्राम के ऊपर एक्चुअली चढ़ जाएगा और वो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जब सिग्नेचर हो जाएगा, बोर्ड अप्रूवल हो जाएगा, जब वहां से पैसे आ जाएंगे। क्योंकि IMF प्रोग्राम का मकसद ही ये होता है एक किसी भी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना। तो जब एक दफ़ा पाकिस्तान चढ़ जाएगा तो फिर नॉट ओनली पाकिस्तानी बट ग्लोबल मार्केट्स में मैसेज चला जाएगा कि इस मुल्क के पीछे अब IMF का हाथ है, ये डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, और उसके बाद फिर मार्केट्स जो हैं अपना कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू करेगी। तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में उनकी तरफ से उसने सियासी बयान किया। जी ठीक। अच्छा, मुझे खुरम साहब ये बताइएगा, देखें कि लोड शेडिंग का मामला जूं का तू मौजूद है। ऑल्दो गवर्नमेंट ने आते ही ऐलान किया था कि जी 1 मई से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, उस तरह नहीं हुआ। आज फिर शाहिद खाकान ने एनर्जी मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कल से 3.5 घंटे लोड शेडिंग होगी और बतदरीज ये कम होती जाएगी। मैं लोड शेडिंग पर आपसे सवाल नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये कि जो कारखाने हैं, जो हमारी मईशत जो ज्यादातर चीजों पर चलती है, ऑब्वियसली फसलों की कटाई तक उसमें बिजली इन्वॉल्व होती है। क्या हुकूमत ये जो कह रही है कि किफायत शारी मुहिम और 2 दिन जो है वो छुट्टी कर दें, फ्राइडे के ट्रेडिंग आवर्स भी कम कर दें, क्या ऐसा मॉडल जो है वो हमारी जैसी जो तरक्की पजीर मईशतें हैं उसमें आपके ख्याल में चल सकता है? उससे बिजली की बचत क्या हो सकती है, लेकिन उल्टा ऑब्वियसली रेवेन्यू भी फिर उस तरह से जनरेट नहीं हो पाएगा। आदिल, ऐसी चीजें बाजी में भी हो चुकी हैं। पिछले 10 सालों में जब भी लोड शेडिंग का निज़ाम आता है, आपने देखा है कि पहली चीज गवर्नमेंट इसी किस्म के फैसले अनाउंस करती है। आपको याद होगा पहले हम लोगों ने इस किस्म की भी बातें सुनी है कि मार्केट्स को अब हम लोग जल्दी बंद कर दिया करेंगे 8 बजे, फिर एकदम से उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं रिटेलर्स के साथ जो कहते हैं तो फिर आप बड़े शॉपिंग मॉल्स में भी इसको अप्लाई करें, फिर हम कंप्लाई करेंगे इसके साथ, और वो कभी होता नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगेन जैसे मिफ्ता साहब ने थोड़ा सा प्रीमेच्योरली मेरे ख्याल में अनाउंस कर दिया है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल आया मुल्क, उसी तरह मेरे ख्याल में पावर साइड पे भी खाकान अब्बासी साहब ने आज जो अनाउंसमेंट की है थोड़ी सी प्रीमेच्योर है। अगर देखें कल अगर 3.5 घंटे की वाकई हो गई लोड शेडिंग और कम हो गया तो चले वेल एंड गुड, आई थिंक हम सब खुश होंगे वो सिचुएशन देख के। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स गोइंग टू टेक मोर देन एडजस्टिंग टाइमिंग्स एंड जो चीज़ें अभी उन्होंने फिलहाल की हैं, कुछ शायद उससे फ़र्क पड़ जाए, लेकिन अगर लोड शेडिंग को आया तौर पे कम करना है तो फ्यूल सप्लाई सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा पहले, और उसके लिए फिर हमें देखना होगा कि भाई वहाँ पे अगर कोई चेंजेस आए हैं, और फिर उसके बाद रिकवरीज एंड सर्कुलर डेट और पावर प्रोड्यूसर्स के जितने अभी पेएबल्स पाइल अप हुए हुए हैं, वहाँ पे जो क्राइसिस आया हुआ है, आई एम टेलिंग यू के पावर
प्लांट्स, जो प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं, उनके जो सीनियर अफसरान हैं रोज चक्कर लगा रहे हैं इस्लामाबाद अपने रिसीवेबल्स की मालूमात करने के लिए। उनसे एलसीज खोलने में मुश्किल हो रही है आगे। जब तक ये सिचुएशन नहीं सीधी होगी तो आई डोंट थिंक लोड शेडिंग जो है उसका निज़ाम कन्विंसिंगली कम हो सकेगा। आदिल ठीक, खुरम साहब आखिरी सवाल आपसे कि ये सारी चीजें तो अभी हमारे सामने खुल के सामने आ रही हैं, लेकिन पीएमएलएन ने तो इक्तदार में आने से पहले पूरा इन चीज़ों का एक वाइट पेपर भी जारी किया, खुद मिफ्ता साहब ने, शायद खाकान साहब भी बैठे हुए थे। क्या आप समझते हैं कि ये जो जितना बोझ इन्होंने उठा लिया अपने कंधों पर, ये अगले साल 1.5 साल गवर्नमेंट में अगर रह भी जाते हैं, ये इतना बोझ उठा पाएंगे और इसकी सियासी कीमत अदा कर पाएंगे? वो तो उसी सूरत में अवाम इनके लिए क्लैपिंग करेंगे जब ये मुल्क को माशी बुरान से निकाल दें। क्या ये साल 1.5 साल में होता आपको नजर आ रहा है? अगेन आदिल, मैं हम लोगों की अपनी यानी कि पाकिस्तान की अपनी तारीख से ही इस सवाल का जवाब ढूंढूंगा कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि इस किस्म की एडजस्टमेंट फॉलो की जा रही हो। ये हम लोगों ने 2013 में भी किया, 2008 में भी हुआ है, 2000 से लेके 2001 या 2 तक यही सूरत हाल चल रही थी, और उससे पहले 1988 तक आप जाएं, आपको कोई दर्जन के करीब इंस्टेंसेस मिलेंगे। हमेशा यही होता है कि पहला 1 या 1.5 साल लगता है इस सूरत हाल को रेक्टिफाई करने में। अब हो सकता है कि ये लोग इलेक्शन की नज़र रखते हुए शायद इस टाइमलाइन को थोड़ा तेज़ कर दें, लेकिन ऐसी स्टेबलाइजेशन जब भी लॉन्च की जाती है उसको प्रीमेच्योरली अगर ख़त्म कर दें तो उसके भी असरात होते हैं। उसका यही मतलब होता है कि आगे जाके बड़ी अनकरीब दोबारा से ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। पीटीआई हुकूमत के साथ यही हुआ है। उन्होंने 9 महीने के लिए मुश्किल से 9-10 महीनों के लिए मुश्किल से एडजस्टमेंट का निज़ाम चलाया था, जुलाई 2019 से लेके मार्च 2020 तक। उसके बाद एकदम से ग्रोथ मोड में चले गए। वो 1 साल ही नहीं कंप्लीट हुआ था, और उसी वजह से, उस फैसले की वजह से आज हम लोग इस मोड़ पे दोबारा खड़े हैं कि वही वाला क्राइसिस दोबारा वापस आ गया है, जिस क्राइसिस से निकलने की हम लोग कोशिश कर रहे थे जुलाई 2019 में। अगर इन लोगों ने भी वही वाला रास्ता फॉलो किया तो अगेन यस, शॉर्ट टर्म में आप निकल तो सकते हैं इससे, लेकिन उसका मतलब होगा कि 1 साल के अंदर अंदर वापस हम लोग इसी मोड़ पे दोबारा खड़े होंगे, दोबारा आ सकते हैं। खुरम हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजी आता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा वेलकम बैक। नाज़रीन, इंडिया में हुकूमती इंतहा पसंद जमात बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी तमाम हदें पार करती जा रही है। वैसे तो बीजेपी ने गुज़श्ता कई बरस से इंडिया में मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर रखी थी, लेकिन अब ये इंतहा पसंदी बर्दाश्त की तमाम हदें पार कर चुकी है। मोदी के दौरे हुकूमत में भारत में मजहबी आज़ादी बुरी तरह पामाल हो रही है। बीजेपी के 2 रहनुमाओं की जानिब से पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मान की शान में गुस्ताखी से उम्मत मुस्लिमा में जो है वो गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। बीजेपी की मरकजी जो तर्जुमान है नूपुर शर्मा की जानिब से पैगम्बर इस्लाम से मुतालिक गुस्ताखाना रिमार्क्स पर इस्लामी ताउन तंजीम समेत ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और अफगानिस्तान ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की और इस मामले पर अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए अपने ममालिक में इंडिया के सफ़ीर को तलब करके उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। जबकि अरब ममालिक की आवाम और जो कारोबारी तबके हैं उनकी जानिब से भी शदीद एहतजाज सामने आया है। सऊदी अरब, मिस्र, कतर, बहरीन और कुवैत की मार्केटों के तमाम बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनमें भारतीय मसनूआत की बायकॉट की अपील की जा रही है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता इंडियन जर्नलिस्ट राना अयूब के मुताबिक बीजेपी रहनुमाओं की तरफ से इस गुस्ताखी पर जो उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया, जो ट्वीट उन्होंने की कि हमें आंखों से पर्दा हटाना होगा, नूपुर शर्मा नहीं है, वो बीजेपी आम शख्सियत जो है वो नहीं है, बल्कि उनकी बीजेपी की कौमी तर्जुमान है। इदारा जाती नफरत को मामूली समझना जो है वो बंद किया जाए। रियासत ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ नफरत को परवान चढ़ाया है। इस तमाम रद्द-ए-अमल और गुस्ताखाना बयानात से बढ़ते हुए गुस्से को देखकर जो इंडिया की हुक्मरान जमात है उसे इस्लामी दुनिया में ख़ास तौर पर अपने दोस्त ममालिक को वजाहतें देने पर वो मजबूर है। जबकि नूपुर शर्मा को ओहदे से हटाने के साथ साथ बीजेपी के एक और रहनुमा नवीन जंदाल को सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना तबसरा करने पर पार्टी से निकाल दिया गया है। जबकि बीजेपी के सीनियर रहनुमा और दीगर जो एम्बेसडर्स हैं इंडिया के अब इस मुतनाज़ा बयान की वो मजम्मत कर रहे हैं दुनिया भर में। लेकिन दुनिया जानती है कि बीजेपी हुकूमत ये सब कुछ क्यों कर रही है, क्योंकि खलीज ताउन काउंसिल के साथ इंडिया की तिजारत का बड़ा हिस्सा शामिल है, जिनमें कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन
उसके अलावा ओमान और यूएई हैं। गुज़श्ता 2 सालों में इन ममालिक के साथ 2020 और 21 में इंडिया की तिजारत जो है वो 87 अरब डॉलर तक रही। सिर्फ यही नहीं, इंडिया के लाखों शहरी इन ममालिक में काम करते हैं और लाखों डॉलर के तरसीलाते ज़र वो वापस भिजवाते हैं अपने वतन, और ये खित्ता इंडिया की तवानाई की दरामदात का भी एक बड़ा जरिया है। इसीलिए अपने पार्टी अहदेदारों को मुअत्तल करने को भी इस माशी दबाव से जोड़ा जा रहा है। खुद भारत के अंदर भी ऐसे मुतनाज़ा बयानात पर सवालात उठाए जा रहे हैं। मारूफ भारतीय अदाकार फरहान अख्तर ने भी ट्विटर पर लिखा कि जबरी माफ़ी कभी दिल से नहीं होती। यहाँ आपको याद दिलाते चलें कि गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी महकमा खारजा ने मजहबी आज़ादी के हवाले से अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया था कि इंडिया में अक़लियतों पर होने वाले हमलों में इजाफा हो रहा है। अमरीकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक अमरीका देख रहा है कि इंडिया में गुज़श्ता बरस मजहबी मकामात पर होने वाले हमलों की तादाद में इजाफा हुआ है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में इंडिया में गाय ज़बह करने या गाय के गोश्त फरोख्त करने के इल्ज़ामात लगाकर गैर हिंदुओं को सैकड़ों की तादाद में तशद्दुद करवाया गया। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें इंडिया से ही ज्वाइन किए हैं मारूफ इंडियन सहाफ़ी, कॉलमिस्ट, दानश्वर सुदेंदर कुलकर्णी साहब ने। और आपको नाज़रीन ये बताते चलें कि कुलकर्णी साहब जो हैं वो बीजेपी का हिस्सा भी रह चुके हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ये उनके तर्जुमान भी थे, पीएम ऑफिस को ये हेड करते थे। कुलकर्णी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमें यहाँ देख के तो लग रहा है कि इंडिया में ऐसे बयानात की काफ़ी मुज़म्मत की जा रही है, पूरी दुनिया में की जा रही है। आप वहां पे बैठे हुए हैं, कैसे रिसीव किया? सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल हिंदुओं ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने, ये जो 2 बीजेपी के रहनुमाओं ने जिस किस्म के गुस्ताखाना बयानात दिए पैगंबर इस्लाम के बारे में। सबसे पहले आदाब आदिल भाई, बहुत खुशी हो रही है कि आपके न्यूज़ चैनल में मैं अपने विचार रख सकूं। जो कुछ अभी हुआ है उससे भारत की बदनामी हुई है, और भारत की बदनामी किसने की है? यहाँ की जो हुकूमत है और हुकूमत चलाने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसने भारत की बदनामी की है। ये नुपुर शर्मा और जिंदल ने पैगंबर इस्लाम, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, उनके बारे में जो गलत और बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल बातें कही है, इसकी हम सब लोग, जो मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, जो सेक्युलर लोग हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन एक बात, कुलकर्णी साहब जी आप बोलिएगा। जी, जो भारत के बाहर के लोग हैं उनको समझना चाहिए कि भारत का अवाम, जहां मेजॉरिटी हिंदू है, वो इसे पसंद नहीं करता है। ये जो कुछ हुआ है, ये कुछ नया शुरू हुआ है मोदी के जमाने में। 75 साल हुए भारत की आजादी होकर, इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। तो भारत के बाहर के लोग जो हैं उनको समझना चाहिए कि भारत के मेजॉरिटी हिंदू भी इसको नापसंद करते हैं और इसको कंडेम करते हैं, क्योंकि भारत एक सेक्युलर मुल्क है। यहाँ मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, सभी मजहबों को इक्वल रिस्पेक्ट से देखा जाता है, और किसी भी मजहब के बारे में नफरत फैलाना और उनके पैगंबरों के बारे में गलत बोलना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और हमारे कल्चर के खिलाफ है। लेकिन ये जो हो रहा है, कुलकर्णी साहब मुझे ये बताइएगा, लेकिन ठीक है, ये तो जो कुछ हो रहा है हमारे सामने है। इससे पहले ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम तक चले गए हैं। इससे पहले भी मजहबी आज़ादी की अगर बात की जाए तो मोदी रिजीम में, खुसूसन पिछले 3-4 सालों में, जो नॉन हिंदूज हैं, खुसूसन मुसलमान, उन पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है। और जो मजहबी आज़ादी की अभी अमरीकी वजारत खारजा की रिपोर्ट है, उससे भी वो बिल्कुल जाहिर है। लेकिन वाई कि जब भी किसी भी स्टेट में इंतखाबात होते हैं, वहां हमें लगता है कि बीजेपी फिर भी तकरीबन स्वीप करती जा रही है। इंतखाबी तौर पर बीजेपी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। ऑल्दो हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के अवाम की अक्सरियत ऐसी पॉलिसी को बिल्कुल मुखालिफत करती है, लेकिन हमें वो इंतखाबी नताइज में क्यों नजर नहीं आ रहा? देखिए,
सिर्फ 2 इलेक्शन में बीजेपी जीत गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये हुकूमत में रहने वाले हैं। इनका वक्त अब समाप्त होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है। जिस तरह से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। ये जो अभी तक हुआ है, ये पहले कभी नहीं हुआ था कि भारत के बाहर के कुछ मुल्क ऑफिशियली इसका कंडेम करेंगे और भारत के सरकार को मजबूरन करेंगे कि जिन्होंने भी किया है उन पर कार्रवाई किया जाए। ये नुपुर शर्मा और जिंदल ने किया, लेकिन इन दोनों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों लोग रोज टीवी पर और अखबार में नफरत फैला रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। ये सब कैसे हो रहा था? इसके पीछे मोदी हुकूमत की कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट थी। ये पहली बार बाहर गल्फ कंट्रीज में जो रिएक्शन आया, इस रिएक्शन के कारण इनको कुछ कदम उठाना पड़ा है, नहीं तो ये कदम नहीं उठाते। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बदनामी हुई है, इससे लोगों में गुस्सा आया है और इसका एक बहुत बड़ा प्राइस बीजेपी को देना पड़ेगा। और बीजेपी के, जैसे मैंने कहा, बीजेपी के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं। ठीक, चलें। ठीक, सुदेंद्र कुलकर्णी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ ही दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया गया और साहिलों की सफाई की गई, नए दरख्त लगाए गए, मार्चेस किए गए ताकि कुर्रा अर्ज़ को माहौलियाती असरात से बचाने के लिए आगाही पैदा की जा सके। इसी तनाजुर में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो गुज़श्ता चंद हफ्तों में पाकिस्तान में जंगलात में आग लगने के वाक़यात तवातुर से पेश आ रहे हैं। हाल ही में बलूचिस्तान के इलाके शिरानी के जंगलात में आग लगी और इसको पाकिस्तानी तारीख की सबसे खौफनाक आग करार दिया गया है, जिसमें 26 किलोमीटर पर फैले चलगोज़े के दरख्त जलकर राख हो चुके हैं। और अभी ये आग पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि खैबर पुख्तूनख्वा के इलाकों स्वात, बुनीर, मिंगवरा, शांगला के जंगलात में 6 मकामात पर आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 4 अफराद अब तक जाम बहक हो चुके हैं। शांगला में आग ने पहाड़ों पर कायम घरों को लपेट में लिया। मिंगवरा के इलाके पठाने, बरीकोट के इलाके अबाला, कबल के इलाके सीग्राम, जबकि तहसील चारबाग के इलाकों में लगने वाली आग तेजी से फैल रही है। दूसरी जानिब लोअर दीर के पहाड़ों में भी आग भड़क उठी है। इसके अलावा इस्लामाबाद में मारगला हिल्स पर भी शदीद गर्मी की वजह से आग भड़क उठी है, जहां महकमा माहौलियात का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर NDMA की जानिब से मारगला हिल्स पर लगने वाली आग बुझाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स भी फराम किए गए हैं। पहाड़ी सिलसिलों में लगने वाली आग इसलिए भी तशवीशनाक है नाज़रीन कि इससे न सिर्फ हज़ारों दरख्त जल रहे हैं बल्कि लोगों का रोजगार भी मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान के जंगलात में लगने वाली आग की बड़ी वजह खुश्क मौसम है और गर्मी के मौसम में बरसात से पहले जंगलात खुश्क होते हैं, जहां एक छोटे से जर्रे से भी नाअहली के बायस चिंगारी जो है वो छोटी सी चिंगारी बड़ी आतिशज़दगी में बदल जाती है। इस मुतालिक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। KP हुकूमत के तर्जुमान बैरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिफ साहब, पुख्तूनख्वा के जंगलात में आग लगी हुई है, हमने देखा यही कुछ बलूचिस्तान में हुआ, ये हो रहा क्या है और क्या अभी तक जो स्वात, बुनीर, शांगला, बिंगवरा, चकसेर, इन जंगलात में जो आग लगी हुई है, आप लोगों ने नोटिस लिया कि आपको पता चला कि कितनी आग फैल चुकी है? क्या मामलात हैं, कब तक इस पर काबू पा लिया जाएगा? देखें जी, जहाँ तक आग का ताल्लुक है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इन इलाकों में जिनका आपने नाम लिया वहाँ पर आग लगी हुई है और उसकी बुनियादी वजह एक तो गर्म मौसम है, जिसकी वजह से बाज़ जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं और आग लग जाती है। जहाँ तक खैबर पुख्तूनख्वा की हुकूमत का ताल्लुक है, हमारे महकमा जंगलात और उसके अलावा जो PDMA है, हमारा जो सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके अलावा 1122 पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया तमाम मोबिलाइज हो चुकी हैं और उन इलाकों में आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। एक तो चीज़ जो जहन में आपको रखनी चाहिए, जिसकी जो कि एक मुश्किल है, और वो ये है कि ये दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं
और कई ऐसी जगह जहां आग लगी हुई है वहां तक कोई एक्सेस नहीं है, जंगल है, कोई रोड नहीं है, इसलिए जो फायर टेंडर्स होते हैं और इसके अलावा बाकी जो इक्विपमेंट है, हैवी इक्विपमेंट आग बुझाने वाला, वो उधर तक पहुंचाना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से टाइमली वहां पर नहीं पहुंचा जा सका। लेकिन अब उसके लिए कोशिशें जारी हैं। हमारे जो रेस्क्यू 1122 के एहलकार हैं, उन्होंने तो इसमें खास तौर पर बहुत अच्छा काम किया। तकरीबन 300 डिफरेंट पॉइंट्स पर उन्होंने गुज़श्ता चंद दिनों में आग बुझाई है। लेकिन चूंकि पहाड़ी इलाके हैं, दुश्वार गुजार इलाके हैं, जंगलात हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दुश्वारियों का सामना है, अदरवाइज एफर्ट्स पूरी तरह से। वैसे अब आपने जिस तरह कहा कि ऐसी जगहों पर हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वफाकी हुकूमत ने आपकी अब तक कितनी मदद की? क्या वो कर सकते हैं? पाक फौज से भी क्या इस मामले पर मदद तलब की जा सकती है? क्योंकि अगर मजीद इंतजार किया जाए और आप अपने वसाइल पर ही रिलाई करें जो कि इतने ज्यादा नहीं है, तो खुदा ना ख्वास्ता ये आग तो बहुत ज्यादा फैल जाएगी, जिससे तबाही हो सकती है, तबाही का पेशेमा साबित हो सकती है ये चीज। देखें, इस सिलसिले में यकीनन वफाक के साथ भी राब्ता है और ख़ास तौर पर PDMA जो है उनके ज़िम्मेदार इस सिलसिले में जो भी इदारे अपना रोल प्ले कर सकते हैं उनके साथ राब्तों में हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक और मेरी ख़ुद भी बात हुई है, तो वो तमाम जो राब्ते जो इस वक्त हमें ज़रूरत हैं वो उन्होंने किए हैं। अलबत्ता आपको पता है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से रिस्पांस अमूमन हमारे हवाले से थोड़ा लेट ही आता है। बलूचिस्तान में भी इनका रिस्पांस खासा लेट था, और बल्कि बलूचिस्तान में जब आग लगी थी कोई सुलेमान की पहाड़ों में, तो वहाँ तो खैबर पुख्तनख्वा की एडमिनिस्ट्रेशन ने बलूचिस्तान के इलाके में जाकर उनकी मदद की थी। तो इसलिए वफाक की तरफ से उस वक्त भी कोई मदद ऐसा सच नहीं आई थी टाइमली। अभी भी हमारे राब्ते हैं और PDMA इस सिलसिले में एक मेन रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इस पर काबू पा लेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक संजीदा सूरत हाल है और फौरी तौर पर इस पर एक्शन की मुतकाजी भी है, लेकिन हमारी तरफ से सूबाई लेवल पर जो एफर्ट्स हो सकती हैं उसमें कोई कमी जो है वो नहीं रखी जा रही। मुकम्मल तौर पर फोकस के साथ ये राब्ते हैं, फौज के साथ भी राब्ते हैं, और मेरे ख्याल में वो भी अपनी जो भी मदद होगी उनसे मुतमे वो भी इंशाल्लाह। अच्छा, आपने कहा वफाकी हुकूमत से राब्ते हैं, तो क्या उनका रिस्पांस कोई ज्यादा अच्छा नहीं है? लेकिन उनका जवाब क्या है? क्या वो कह रहे हैं आपसे? मैं फिर वही बात करूंगा कि हमारा जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इदारा है, वो लोग इस सिलसिले में अपनी वो कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि जहां से भी वफाक से या किसी और सूबे से अगर इसमें कोई हेल्प हो सके। लेकिन फिलहाल तो हम अपने ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से, जैसे मैंने कहा, कोई खातिर ख्वाह मदद जिसकी ज़रूरत है या जो इसमें इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है, वो अभी तक हमें नहीं मिली। अलबत्ता जहाँ तक उनके रवैये का ताल्लुक है, तो ये आप खुद देख लें कि इससे पहले 60 अरब रुपए हमें वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो पहले कबायली इलाके थे और अब मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए कमिट किए गए थे डेवलपमेंट कामों के लिए। इस साल उन्होंने 40 अरब कर दिए हैं, 20 अरब रुपए उसमें भी कटौती कर दी है, जबकि वो इलाके ज़्यादा इस वक्त ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तरक्याती कामों की शदीद ज़रूरत है, माशी सरगर्मियों की ज़रूरत है। तो बस अब मैं इस मौके पर गिले शिकवे तो वफाकी हुकूमत से नहीं करूँगा, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारियां हैं मैं समझता हूं कि उनको वो जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जरा और मजीद संजीदा कोशिश करनी चाहिए। चलिए साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।